नमः सर्वेभ्यः। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और आपको मेरी वीडियोस भी पसंद आ रही होंगी। कल के लिए आई एम सॉरी, क्योंकि कल बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन अब तक जो मैंने वीडियो घेरी हैं आप सबको समझ में आई होंगी और आपके जितने भी डाउट हुए होंगे वो आपके क्लियर हो गए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। कहीं ना कहीं मेरी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, तो ज़्यादा बातें न करते हुए हम अपनी आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने कर लिए थे, यानी कि इससे जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें हमने कर लिए थे पर रूप संधि, पूर्व रूप संधि। आई होप इनमें आपके जितने भी डाउट थे सब क्लियर हो गए होंगे। तो आज हम करते हैं हमारी प्रकृति भाव संधि। कौन सी वाली? प्रकृति भाव संधि। ठीक है, तो आपने पहले भी पढ़ा था कि आपका प्रकृति भाव होता क्या है, जिसमें कोई भी विकार न हो तो वो आपका क्या होता है? प्रकृति भाव होता है। क्या होता है आपका? प्रकृति भाव। ठीक है, तो हम करते हैं अपनी प्रकृति भाव संधि। जहां संधि कार्य प्राप्त होने पर भी लोप, आगम, आदेश, वर्ण विकार का निषेध हो, अर्थात संधि का अभाव हो, वहां प्रकृति भाव होती है। यानी कि जिसमें न तो कोई लोप होता है, न आगम होता है, न आदेश होता है। ठीक है, ना ही इसमें कोई भी वर्ण विकार आपका होता है, तो वहां आपकी क्या होती है? आपकी प्रकृति भाव संधि होती है। आपकी प्रकृति भाव संधि तीन प्रकार की होती है। एक होता है आपका प्लुत प्रकृति भाव, दूसरी होती है प्रक्रिया प्रकृति भाव और तीसरी होती है आपकी सामान्य प्रकृति भाव। प्लुत प्रकृति भाव यानी कि प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, यानी कि प्लुत और प्रक्रिया की के पश्चात अगर सवर वर्ण हो तो नित्य ही प्रकृति भाव होता है। तो नित्य ही यानी कि निश्चित रूप से ही आपका प्रकृति भाव होता है। यानी कि दूरादते दूते च, यानी कि जब हम किसी को हम दूर से पुकारते हैं तो उसमें भी आपकी प्लुत संज्ञा होती है। उसमें कौन सी संज्ञा होती है? आपकी प्लुत संज्ञा होती है। क्लियर इतना? ठीक है, तो आपको प्लुत प्रकृति भाव पता चल गया कि प्लुत प्रकृति भाव होता क्या है। यानी कि जिस किसी को अगर हम दूर से पुकारते हैं तो वहाँ पे आपकी क्या होती है? प्लुत संज्ञा होती है, और जहाँ पर प्लुत होता है वहाँ पर आपका प्रकृति भाव निश्चित रूप से आपका होता ही होता है। ठीक है, यानी कि कृष्ण प्लस अत्र आगच्छ, कृष्ण अत्र आगच्छ। ठीक है, इसमें कोई भी आपका विकार नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि? आपकी प्रकृति भाव संधि है। नेक्स्ट है आपकी प्रक्रिया प्रकृति भाव संधि। प्रक्रिया प्रकृति भाव संधि। ईदु देद द्विवचनम प्रगृह्यम, यानी कि ईदु देद द्विवचनम, यानी कि ईत, ऊत और एत, इसके अंदर तीन आपकी इकारांत, उकारांत और एकारांत। ठीक है, यानी कि अगर ये शब्द आपके द्विवचन के होते हैं तो वहां पर आपकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्लियर? पता क्लियर हो गया आपको ये वाला? यानी कि ईत, ऊत और एत, इकारांत, उकारांत और एकारांत यदि द्विवचन की हो तो आपकी प्रगृह्य संज्ञा होती है आपकी। और जहां पर आपकी प्रगृह्य संज्ञा होती है वहां पर आपकी कौन सी संधि होती है? प्रकृति भाव संधि होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, जो आपका प्रगृह्य शब्द है उसका अर्थ ही आपका अपरिवर्तन होता है। देखो, हरि प्लस इमऊ ये भी द्विवचन है और आपका ये भी द्विवचन है। ठीक है, तो हरि प्लस इमऊ क्या हुआ? आपका हरि इमऊ। इसमें कोई भी आपका चेंज नहीं हुआ, इसके अंदर कोई भी आपका विकार नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपकी कौन सी संधि है? प्रकृति भाव संधि है। ठीक है, क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गई होगी अब ये बात। क्लियर? इसके अंदर आपका दूसरा आता है आपका अदसोमात, यानी कि अदस शब्द के योग में भी प्रकृति भाव संधि होती है। अदस शब्द आपका कौन सा होता है? ये आपका कोई भी, ये आपका सर्वनाम होता है, जैसे आपका इदम हो गया, ठीक है, अयम हो गया, इस टाइप में होता है ये आपका अदस है। तो अदस का जो द्विवचन रूप होता है इसको हम अमी भी लिखते हैं और इसको हम अमू भी लिखते हैं, दीर्घ ऊ लगा के अमू। ठीक है, अमी प्लस ईसा अमी ईसा, अमी प्लस अजा अमी अजा, इसको हम अमू प्लस ईसा भी कर सकते हैं और अमू प्लस अजा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? ये क्योंकि ये जो आपका है ना, ये द्विवचन हो आपका तभी यूज होता है आपका ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओत, यानी कि ओदंतो निपात प्रगृह्य स्यात्, ओकारांत निपात की प्रगृह्य आपकी क्या होती है?
प्रगृह्य होती है। ठीक है, प्रगृह्य संज्ञा आपकी होती है। जो आपका ओकारांत निपात होता है वहां पर आपकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। क्लियर, यानी कि ओदंतो निपात है प्रगृह्य स्यात्, यानी कि ओकारांत निपात की प्रगृह्य संज्ञा होती है, वहां पर प्रकृति भाव संधि आपकी होती है। अहो प्लस अत्र भवान, यहाँ पे ओकारांत आ गया ना, ओ। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निपात एका जनांग, यानी कि एकोज निपात आंग वर्ज्य प्रगृह्य स्यात्, यानी कि एक स्वर की आपकी सभी की, एक स्वर की आपकी सभी की क्या होती है, निपात प्रगृह्य होते हैं, आंग को छोड़कर। किसको छोड़कर? आंग को छोड़कर। क्लियर यहाँ तक। जैसे ई प्लस इंद्र, ई इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सामान्य प्रकृति भाव। थर्ड है आपका पहली कौन सी थी आपकी? प्लुत प्रकृति भाव। दूसरी कौन सी थी आपकी? प्रगृह्य प्रकृति भाव। और थर्ड है आपकी सामान्य प्रकृति भाव। यानी कि रीत्यक रीति परे पदांता अक है प्रकृति वधवा, अर्थात पद के अंत में विद्यमान अक आपने माहेश्वर सूत्र में भी पढ़ा है ना, ए ई ऊण री लरिक। अक के अंदर आपके कौन से आ गए? ए ई ऊ री और लरी। से प्रेरित होने पर विकल्प से आपका प्रकृति भाव होता है। जैसे वसंत प्लस ऋतु क्या हो गया आपका? वसंत ऋतु। ये क्या हो गया आपका? सामान्य प्रकृति भाव। लेकिन इसकी हमारी गुण संधि भी हो सकती है, वसंत प्लस ऋतु वसंत ऋतु। और सप्त प्लस ऋषिय, इसको हम लिख सकते हैं सप्तऋषिय या सप्तऋषिय। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? पक्का? आगे देखो, एको सवर्णे साकल्यस्य हर्षवश्च। ठीक है, यानी कि पदांतात इको सवर्णे चिप्रे प्रकृत्या हर्षवश्च वा, यानी कि पद के अंत में इक, पद के अंत में इक, इक जैसे कि ए ई ऊण, तो ए के बाद आया आपका ई से हम कै तक लेते हैं तो वो आपका होता है इक। से प्रे असमान वर्ण हो तो विकल्प से प्रकृति भाव होता है। जैसे दधी प्लस अत्र, दधी में आपका ई आया और इससे भिन्न स्वर आया आपका उत्तर पद में ए। ठीक है, दधी प्लस अत्र सामान्य प्रकृति भाव। लेकिन इसकी हमारी यण संधि भी हो सकती है, दधी प्लस अत्र दध्यत्र। ठीक है, ये आपका विकल्प से होता है, इसके अंदर जिससे होता है विकल्प से होता है। क्लियर? क्लियर है यहाँ तक आपको? यहाँ पर हमारी जो आपकी स्वर संधि है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, स्वर संधि, आई होप आपको स्वर संधि बिल्कुल पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। इसके अंदर आपकी आई वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। ये आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं आज हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, दो व्यंजन वर्णों अथवा दो स्वर व्यंजन वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। स्वर संधि में क्या था अपना? दो स्वर का मेल था और इसमें आपका दो व्यंजन का मेल है, तो आपकी ये क्या है? आपकी व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के भी आपके कुछ भाग हैं। स्तुत्व संधि, स्तो सचुना स्चु, स्तुत्व संधि, स्तोह स्चुना सचु, यानी कि सकार तय वर्गयो, सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गो स्त। ठीक है, सतोष चुना सचु, यानी कि स्त यानी कि आपका श और तय वर्ग के पहले अथवा बाद में श या च वर्ग का कोई वर्ण हो तो स के स्थान पर श और तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग आदेश होता है। क्लियर हुआ ये वाला? यानी कि आपका कोई श हो और आपका तय वर्ग हो, इसके पहले हो या फिर बाद में हो कोई भी श या च वर्ग। ठीक है, कोई भी वर्ण हो तो आपका स के स्थान पर तो आपका आ जाएगा श और तय के तय वर्ग के स्थान पर आपका आ जाएगा च वर्ग। सचुतव संधि, आई होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। रामस प्लस सेते, यानी कि ये आपका श आया तो इसका श आया तो इसको हमारा क्या हुआ? श। ठीक है, तो रामस प्लस शेते क्या हुआ आपका? रामस शेते। रामस प्लस चिनोती क्या हुआ आपका? रामस चिनोती। ठीक है, कस प्लस चित क्या हुआ आपका? कश्चित। ठीक है, जो आपका ये दंतस्कार है इसको आपका क्या हो गया? श। क्लियर?
आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा स्तुतव संधि। ठीक है, इसके कुछ अपवाद भी हैं आपके, इसका कुछ अपवाद भी है आपका, यानी कि 7 7 पदांत में श वर्ण हो और उत्तर पद में तय वर्ग का कोई हो तो 7 सूत्र से सचुतव संधि का आपका क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। ठीक है, सचुतव संधि का आपका क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। इसके अंदर आपका किस सूत्र से होता है, आपका 7 से। पर्श प्लस न, यह जीटी जाएगा आपका प्रश्न, विष प्लस न विष्ण। ठीक है, ये जो उपयुक्त आपके 2 ही उदाहरण हैं इसके, जो इसके आपके अपवाद हैं। ठीक है, परंतु इन दोनों में कोई सी भी संधि नहीं हुई है, क्योंकि इन उदाहरणों के में मेल के बाद किसी प्रकार विकार नहीं हुआ है। ठीक है, ये जो आपका 7 सूत्र है ये आपके किसका अपवाद है, आपका सचुतव संधि का अपवाद है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए क्योंकि इसके अंदर भी श है। ठीक है, और ये आपका तय वर्ग का है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, अगर आपका दंत श और तय वर्ग आ गया, यानी कि इसके बाद अथवा बाद में, पहले अथवा बाद में कोई भी श या च वर्ग आ गया तो दंत स के स्थान पर आपका श और तय के स्थान पर आपका च वर्ग हो जाएगा। ठीक है, ये इसके अपवाद है आपका 7 सूत्र। क्लियर। नेक्स्ट है आपकी स्तुतव संधि। स्तुतव संधि, स्टूना स्टू, स्टूना स्टू, यानी कि स या तय वर्ग के पहले या बाद में श या ट वर्ग का कोई वर्ण हो तो श के स्थान पर श और तय वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। सचुत्व संधि में आपका क्या था, यानी कि स या तय वर्ग हो के बाद श या च वर्ग हो या फिर पहले हो तो आपका श के स्थान पर श और तय वर्ग के स्थान पर आपका कौन सा वर्ग हो गया था, आपका च वर्ग। इसके अंदर देखो ये ट आ गया ना, तो इसको आप कंबाइन करके याद कर सकते हो। ठीक है, तो स के स्थान पर आपका श और तय वर्ग के स्थान पर आपका आ जाएगा ट वर्ग। ठीक है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। रामस प्लस षष्ठ, रामस षष्ठ, रामस प्लस टीकते, रामस टीकते, तत् प्लस टीका, तट्टिका। ठीक है, ये आपका तय वर्ग हुआ, ये आपका ट वर्ग हुआ। ठीक है, तो तय वर्ग का आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका ट वर्ग में। क्लियर। जैसे आपका स्तुत्व संधि का अपवाद था, वैसे ही आपका स्तुत्व संधि का भी आपके अपवाद हैं, यानी कि तोषी, तोषी, यानी कि तय वर्ग कार्य प्रे न स्तुतम, यानी कि पदांत में तय वर्ग का वर्ण हो और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण श हो तो स्तुतव संधि का निषेध होगा। तो आपका क्या होगा, स्तुतव संधि का आपका निषेध होगा। क्लियर इतना। जो आपका स्तुतव का था उसके अंदर क्या था, यानी कि पदांत में तो उसका आपका अंदर था श। ठीक है, पदांत में आपका क्या था, श, और उत्तर पद में तय वर्ग का कोई भी वर्ण था आपका। इसके अंदर क्या है, आपका पदांत में तो होगा तय वर्ग और उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण होगा श। एकदम उल्टा है ये वाला, तो शी है ना 7 का एकदम उल्टा है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पदांत में तय वर्ग है लेकिन उसके अंदर क्या था, पदांत में श था। ठीक है, इसके अंदर क्या है, उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण श है लेकिन उसके अंदर उत्तर वर्ग का प्रारंभिक वर्ण क्या था, आपका तय वर्ग। क्लियर। ठीक है, तो ये जो तो शी है ये आपका स्तुतव संधि का अपवाद है। जैसे सन प्लस षष्ठ है, सन षष्ठ एज इट इज कर दिया, लेकिन हम क्या सोचेंगे, सन प्लस षष्ठ है, तय वर्ग का आ गया तो हम क्या लगा देंगे, हम तय वर्ग का लगा देंगे, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि जो तो शी के सूत्र से आपका इसका अपवाद हो गया स्तुतव संधि का। क्लियर। नेक्स्ट है आपका इसका अपवाद न पदांता टोरनाम। न पदांता टोरनाम, यानी कि पदांत में ट वर्ण हो, ट वर्ण हो तो स्तुतव संधि का निषेध होता है। जैसे सट प्लस संत, सट संत एज इट इज आएगा। ठीक है, पदांत में ट वर्ग हो, ट वर्ण हो, ठीक है, तो आपका क्या आएगा, स्तुतव संधि का आपका निषेध हो जाएगा। देखो ये भी है ना, पदांत टोरनाम, यानी कि पदांत में ट वर्ण हो तो स्तुतव संधि का आपका निषेध हो जाएगा। सन प्लस सट प्लस संत, सट संत। ठीक है, देखिए ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिल्कुल याद रखनी है क्योंकि इन्हीं में से एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछता है और यहीं पे हमारा माइंड घूम जाता है। ठीक है,
सट प्लस ते सट ते। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? देखो, पदांत में तय वर्ण हो तो स्तुतो संधि का निषेध होता है। ठीक है, परंतु जो आपका ए नाम नवती नगरी, ठीक है, ए नाम नवती नगरी, यदि ये पदांत में हो तो स्तुतो संधि का बोध होता है। पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था कि पदांत में आपका टय हो तो आपका स्तुतो संधि का आपका क्या होता है? निषेध होता है। क्या होता है? आपका निषेध होता है। लेकिन अगर इसके उत्तर पद में अगर आपका नाम आ जाए, नवती आ जाए या फिर नगरी आ जाए, नगर आ जाए, ठीक है, तो ये आपका स्तुतो संधि होगी यहाँ पर। ठीक है, अर्थात यह वार्तिक नए पदांता टोर नाम सूत्र का अपवाद है। नए पदांता टोर नाम किसका अपवाद था? स्तुतो संधि का। लेकिन अगर इसके लास्ट में आपका नाम आ जाए, नगर आ जाए या फिर नवती आ जाए, तो ये किसका अपवाद होगा? आपका नए पदांता टोर नाम का आपका अपवाद होगा। देखो, सट प्लस नाम, देखो यहाँ पे क्या था? सट प्लस ते सटते। ठीक है, लेकिन ये भी तो क्या है? सट प्लस नाम, तो इसके हिसाब से तो सट प्लस नाम सट नाम ही आना चाहिए। लेकिन ये इसका अपवाद है क्योंकि यहाँ पे नाम नवती और नगरीय ये हमको ध्यान रखने हैं। अगर ये वाले आ जाएं तो यहाँ पर आपकी स्तुतो संधि होगी, न कि इसका निषेध होगा। सट प्लस नाम सट प्लस नाम, तो यहाँ क्या हो गया आपका? सनाम। सट प्लस नवती सट प्लस नवती, तो यह क्या हो गया आपका? सणवती। ठीक है, ठीक है। अगर इन तीनों में अगर संधि पूछी जाए तो आपकी अनुनासिक संधि मान्य होगी। अगर आपको दे दी जाए स्तुतो संधि और अनुनासिक संधि, तो आपकी ज्यादातर संधि कौन सी मान्य होगी? आपकी अनुनासिक संधि आपकी मान्य होगी। क्लियर यहाँ तक? पक्का सबको? नेक्स्ट है आपकी जस्त्व संधि। जस्त्व संधि, झलाम जसोवंते। झलाम जसोवंते, देखिए कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि झल क्या होता है और जश क्या होता है। अगर किसी ने माहेश्वर सूत्र नहीं किए हैं तो ये सब उनके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कहते हैं कि माहेश्वर सूत्र तो सबको याद होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपना व्याकरण का बेस है, जड़ है अपनी। ठीक है, तो ये आपकी जस्त्व संधि, झलाम जसवंती, झल और जश। झल का आपका किस में चेंज हो जाएगा? जश में। पदांत में झल यानी कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण। माहेश्वर सूत्र किए थे सबने? ए ई ऊण री लरीक ए ओंग ए यो छय वरट लण, ये यमंगण न में झ भय ज बग ड दस है। तो उन्हीं में से निकल के आया आपका झल। झल के अंदर आपके कौन से आए? देखो, झ भय है, घ ड दस है, ज बग ड दस है। ठीक है, तो हर वर्ग का आपका आएगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण। उत्तर पद के प्रारंभ में स्वर हो या फिर हर्ष हो, यानी कि है, य, व, र, और प्रत्येक वर्ण का आपका आ गया चौथा और तीसरा। हर्ष के अंदर ए ई ऊण री लरिक ए ओंग ऐ औच है व रट, है य व रट आ गया ना। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये जो माहेश्वर सूत्र है ये तो आपको याद करने ही करने हैं। ठीक है, तो ये है आपकी जस्त्व संधि, यानी कि झल से परे, यानी कि पदांत में झल हो और उत्तर पद के प्रारंभ में या तो फिर कोई स्वर हो या फिर हर्ष हो, तो जलों के स्थान पर जस आदेश हो जाता है, यानी कि वर्ग का तीसरा वर्ण। वर्ग का तीसरा वर्ण, जस का भी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। जैसे दिक प्लस अम्ब्रम, दिक प्लस अम्ब्रम, तो क्या हो गया आपका? दिगंबरम। क का थर्ड क्या हो गया आपका? ग। क का क्या हो गया? ग। क का क्या हो गया? ग। ट का क्या हो गया? ड। च का ज। ठीक है, तो दिक प्लस अम्रम दिगंबरम, वाक प्लस ईश वागीश, वाक प्लस हरी वाघरी, अच प्लस अंत अजंत। क्लियर? ये आपके कुछ उदाहरण हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं शॉर्ट में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हो। उदाहरणम का क्या हो गया आपका? उत प्लस आहरणम। तय का क्या हो गया आपका? थर्ड वर्ण उदाहरणम। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट है आपकी पूर्व सवर्ण संधि। पूर्व सवर्ण संधि, यानी कि जयो हो अंतर श्याम। ठीक है,
यानी कि झय प्रशय हस्य व पूर्व से वर्ण है। यह स्वतंत्र संधि न होकर जस्तो संधि का ही वैकल्पिक रूप है। इसमें जस्तो आदेश हो जाने पर के बाद उत्तर पद का प्रारंभिक वर्ण है हो तो है के स्थान पर जो आपका पहले वाला वर्ण है उसका चौथा आदेश हो जाता है। देखिए आप इसके एग्जाम्पल करोगे ना, वहां से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे वाक प्लस हरी, वाक प्लस हरी, जस्ट और संधि के अंदर आपका क्या हुआ, कै का आपका क्या हुआ थर्ड वर्ण, और है के स्थान पर आपका क्या हो गया, जो इसका पहला वाला वर्ण है ना उसी का चौथा हो जाएगा आपका है के स्थान पर। कै का चौथा वर्ण आपका क्या हो गया घ। ठीक है, ठीक है, ये आपका जस्त्व संधि का ही एक वैकल्पिक रूप है। कै के स्थान पर आपका हो गया ग और है के स्थान पर हो गया जो इसका पहले वाला वर्ण है ना उसी का चौथा वर्ण हो जाएगा आपका घ। यानी कि वाह कै का हो गया आपका ग और है का हो गया घ, वाघ हरी। जैसे उत प्लस हर्णम, उत प्लस हर्णम, उ तय का क्या हो गया आपका द और ध, तय का है का आपका क्या हो गया ध, तय का फोर्थ क्या होता होगा त थ द ध। ठीक है, तो उत प्लस हर्णम उद ध। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका उदाहरणम, क्या हो गया आपका उदाहरणम। ठीक है, जैसे पत प्लस हति, पत प्लस हति, तय का क्या हो गया आपका द और तय का फोर्थ आपका क्या होता है ध, तो पद्धति। क्लियर, आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और आपको जो हमने की है स्टूनास्टू, स्टूनास्टू, जस्त्व संधि, आपको ये सब क्लियर हो गई होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियोज़ समझ में आ रही होंगी, आपका हर एक डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको मेरी वीडियोज़ लगती हैं कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, तो फिर हम कोशिश करेंगे कि कल हम अपनी जो अपनी व्यंजन संधि है उसको भी हम कंप्लीट कर लें। ठीक है, देखिए धीरे धीरे करके अगर हम लगातार करते हैं तो हमारा सिलेबस जल्द ही आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं अपने एक नए व्यंजन वर्ण के नए भाग के साथ, परसवर्ण संधि, अनुनासिक संधि। ठीक है, इन सब को हम करते हैं कल। तो तब तक के लिए आप खुश रहिए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए। धन्यवाद।